बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक दूसरा लेक्चर अपलोड करते हैं। ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर अपलोड हुए हैं द रोमांटिक एज के ऊपर। एक इसका दूसरा पार्ट है, तो हम शुरू करते हैं द रोमांटिक एज से, जो कि इसका वो रोमांटिक एज का जन्म जो हुआ था वो 1798 से हुआ और 1824 तक ये चला। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को इल्म है कि जो रोमांटिक एज है या जो रोमांटिसिज्म है, इसका मेन कंसर्न ये है कि ये नेचर के बारे में एंड ह्यूमन नेचर के बारे में ये फोकस है। मतलब ये नेचर के ऊपर उसका मेन फोकस जो है रोमांटिक्स का, वो नेचर के ऊपर एज ए होल एंड ह्यूमन नेचर के ऊपर उसका काम है। मतलब रोमांटिक पोइट्री वही पोइट्री होती है जिसके अंदर नेचर एज ए होल एंड ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इधर से। सबसे पहले जो है इधर मैंने एक रोमांटिक पोइट का नाम लिखा है साउथी। साउथी जो है ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है ह्यूमन नेचर के साथ इन ह्यूमैनिटीज़ के साथ, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब उसको कंसिडर किया जाता है रोमांटिक पोइट्स में। उसका ज़्यादातर काम जो है वो मिस्टिसिज्म और ये मिथ्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस था, और ये मतलब जो पोइटिकल या पोइट्री के जितने फॉर्म्स वगैरह है उनके ऊपर इसका ज़्यादातर वर्क है, लेकिन फिर भी जो है उसको उसी ही में कंसिडर किया जाता है। रोमांटिक राइटर्स में उसको कंसिडर किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास वर्ड्सवर्थ है, उसका भी इस तरह मतलब ये है कि उसका भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो वो नहीं है, लेकिन उसका जो है वो भी जो है इसके साथ वो कंसिडर किया जाता है रोमांटिक पोइट्स के साथ। उसका असल में वो ज़्यादातर वो पास ग्लोरीज को वो फोकस करता था। उसके वर्क में आपको ज़्यादातर पास ग्लोरीज, पास में जो चीज़ हुआ करता था उसके पोइट्री में आपको वही सारी चीज़ें वो नज़र आएंगे जो कि रोमांटिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो अब जो है हम मतलब सिस्टमेटिकली शुरू करते हैं। उसके वो रोमांटिक पोइट्री या रोमांटिक पोइट्स जो हैं उनको चंद जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जिस तरह मैंने इधर लिखा है कि फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन एंड सेकंड रोमांटिक जनरेशन। जी, तो फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से राइटर है। तो फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन में हमारे पास वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउथी एंड स्कॉट, ये चार राइटर्स जो है ये हमारे पास फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन में है। ठीक है, याद रखिएगा उसका वो बहुत बड़ा जोश और वलवला था। कब? जब उसने वो रोमांटिसिज्म का या रोमांटिक एरा का जब उसने शुरू की, उसका बहुत बड़ा जोश और वलवला था। और उस इतनी ज़्यादा बड़ा जोश और वलवला की वजह वो क्या थी? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। याद रखिएगा, आप लाजमी नोट करते जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट मकसद था वो यही था कि हम इंसानी ज़िंदगी के लिए अच्छाई पैदा करते हैं और हम इंसान की ज़िंदगी या ह्यूमन लाइफ को हम बेहतर बनाएंगे। और मतलब ह्यूमन नेचर के ऊपर उसका भी काम था, और साथ साथ जो है वो रोमांटिक्स का भी यही काम है। तो वो बड़े जोश के साथ जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ निकले। मतलब ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ वो हो के उसने बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ उसके साथ जो है वो आगे बढ़ा। लेकिन एक वक्त आया कि उसने बगावत की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और वो जो है उसका हिलाफ हुआ। क्यों? क्योंकि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपना जो है वो मतलब जब वो मुड़े किस तरफ, जब वो अपने मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसके अंदर कुछ इस तरह के जो कि मतलब वो अपना वो जैसे ताकत को इम्प्लीमेंट करता था। वो जो पहला जो मकसद वो उसने लाया था कि हम ह्यूमन नेचर के ऊपर काम करते हैं, और जो एज ए होल नेचर या मतलब हम ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हैं, मतलब इंसान की ज़िंदगी में हम अच्छाई लाएंगे, वो इससे हट गए। जब वो इससे हट गए तो ये जो रोमांटिक फर्स्ट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए। कंजर्वेटिव हमारे पास ये हैं
कंजर्वेटिव कैसे कहते हैं, जो कि जो मॉडर्निटी है उसका खिलाफ होना, ये कंजर्वेटिज्म है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए और उसने उसके जो वो जिंदा जो आइडियाज़ थे उसने उसको ख़त्म की, क्योंकि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसके अंदर मिलिट्री एम्पायर्स आ गए। मतलब ये है कि उसने अपना जो मकसद लाया था उसको आगे लेके बजाय उसने अपना ताकत इम्प्लीमेंट करना शुरू की और उसने ताकत लाना शुरू की। तो इसका वो नतीजा क्या हुआ, इसकी वजह से मिलिट्री एम्पायर की वजह से इधर जो है वो नेपोलिक वार, जो नेपोलियन जो आपने वो नाम सुना होगा, वो नेपोलियन वार जो है वो शुरू हुई, एंड वो किस अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़। फिर मैं आपको थोड़ा वो वजाहत करता हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ वो इन हार्मनी थे, वो इसके मुताबिक चल रहे थे। कौन? जो फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन था। असल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मकसद यही था कि हम ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन फिर जो है उसने अपना जो मकसद लाया था इससे हट गए और उसने अपना ताकत दिखाना था, और मतलब ये है कि कुछ ताकत उसने ज़ाहिर करना था। उसके नतीजे में उसको क्या हुआ कि नेपोलियन वार जो है वो शुरू हो गई, किस अगेंस्ट इंग्लैंड, इन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके खिलाफ। तो इस वजह से उसने अपना वो जो जोश और वलवला जो था उसने उसको ख़त्म की और वो कंजर्वेटिव हो गए। कंजर्वेटिव ये कि वो कहते हैं कि जो मॉडर्निटी मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो ओल्ड इंग्लैंड चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है द रिवोल्यूशनरी ऑर्डर देयरफॉर faded away and these poets turned to the mysticism, the glory of past, love for natural phenomena and the noble simplicity of the peasant in all that। तो जो है वो अब जो है वो रिवोल्यूशनरी ऑर्डर जो था, रिवोल्यूशनरी जो जोश और वलवला था वो ख़त्म हुआ और वो मतलब मिस्टिसिज्म की तरफ जो है वो फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन जो है वो मुड़े और उनके पोइट्री में मतलब पास्ट का ग्लोरी और नेचुरल फिनोमेना की चीज़ें और जो मतलब सिंप्लिसिटी है जो पीजेंट के अंदर और ऑल दैट जो है ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है एज अ होल अगर हम इसको देख ले तो एज अ होल जो है ये फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन जो था वो अपना सोसाइटी से उसने बगावत नहीं की, उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बगावत की। और सोसाइटी मतलब उसके पोइट्री और उसके वो जितने भी आप वर्क देख ले तो इसके अंदर जो है ये वही लोगों के यानी उसके सोसाइटी के लोगों के फीलिंग्स एंड इमोशंस के वही उनके जज्बात का इजहार है। ठीक है, वो सोसाइटी के जो है वो अलग नहीं हुए थे, ना इनके खिलाफ हुए थे फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन, बल्कि सोसाइटी का फिर भी जो है वो तर्जुमानी करता था और उनके वो जो है क्या करता था, उनके वो जज्बात और एहसासात का इजहार अपने पोइट्री के अंदर वो करता था। अब हमारे पास है सेकेंड रोमांटिक जनरेशन। याद रखिएगा सेकेंड रोमांटिक जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, तो सेकेंड रोमांटिक जनरेशन में हमारे पास बायरन आता है, शेले आता है, कीट्सन आता है, लाइहंटेन आता है, हजलट आता है। ठीक है, याद रखिएगा मैं आपको बोला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या चीज़ लाया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेपोलियन वार लाया। तो नेपोलियन ने जब शिकस्त खाई, कब नेपोलियन ने जब 1815 में शिकस्त खाई, कहाँ पर, वाटरलो। वाटरलो इज़ अ प्लेस जिधर जो है वो नेपोलियन ने शिकस्त खाई। तो वो बिल्कुल जो है ये लोग जो है जैसे उसके शिकस्त खाने के बाद उसने फिर पोइट्री का आगाज़ की और बिल्कुल सामने आए, फ्रंट पे वो आए। ठीक है, और उसने क्या की, उसने वो जो कंजर्वेटिज़म जो उन लोगों ने लाया था कि मतलब मॉडर्निटी के खिलाफ होना, ठीक है, तो सबसे पहले उसने इस चीज़ का रिवोल्ट की, उसने बगावत की। ठीक है ना, देखिए दे केम टू द फोर फ्रंट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन एट द वाटरलो। नेक्स्ट हमारे पास हुआ दे रिवोल्ट द रिएक्शनरी स्पिरिट। रिएक्शनरी मीन जो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है, इससे वो उसने वो बगावत की। एंड द सेकंड जनरेशन केम विद कन्फ्लिक्ट विद सोसाइटी।
अब जो है उसने जब बगावत की कंजर्वेटिज़म से कि हम कंजर्वेटिव चीज़ें जो है मतलब जो लोग कंजर्वेटिज़म से वो करते हैं, तो मतलब कंजर्वेटिव तो वो होते हैं ना जो मॉडर्निटी से वो क्या करते हैं, मॉडर्निटी के खिलाफ वो होते हैं। तो जब कोई मॉडर्निटी के खिलाफ बोलता था तो उनके खिलाफ होते थे, तो क्या होता था, वो अपने सोसाइटी के अगेंस्ट आ गए, क्योंकि उसी टाइम पे पूरा इंग्लैंड के अंदर वो कंजर्वेटिव थाट्स चलता था। कंजर्वेटिव था मतलब वो भी ठीक सोचते थे ना, वो मतलब मॉडर्निटी से और रेवोल्यूशन से वो डर गए थे, क्योंकि रेवोल्यूशन के नाम पे उसके ऊपर एक दूसरा ताकत जो है वो मतलब उसके एक खास सोच से आता था, मतलब पूरे इंग्लैंड को कब्जा में लेना। लेकिन जो है फिर जो है वो नाकाम रहे और नेपोलियन ने शिकस्त खाई। ठीक है, तो जब उसने इसका बगावत की द कंजर्वेटिज़म से, तो पूरा जो है वो पूरा इंग्लैंड जो है वो उसके खिलाफ हुआ, क्योंकि पूरे इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव सोच चलता था, और ये जो चंद सेकंड जनरेशन जो है, चंद लोग जो है वो उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, तो आप सोचे कि सेकंड जनरेशन जो था वो सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट में था। मोर एवर द स्ट्रगल विद द फ्रेंच एम्पायर लेफ्ट इंग्लैंड एम्पोरिश्ड। इससे बढ़ के ये जब उसने जो नेपोलियन को जब इंग्लैंड ने शिकस्त देना था, तो उसने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया इंग्लैंड ने, और आखिर इंग्लैंड ने नेपोलियन को तो शिकस्त दी, लेकिन इंग्लैंड के पास अब कुछ नहीं रहा, वो बिल्कुल ख़राब और बदतर हालत में वो रह गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहा, अब उसके पास कुछ है नहीं, इंग्लैंड के पास कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ जो है वो कि ये लोग जो है, ये सेकंड जनरेशन जो है वो इंग्लैंड के सोसाइटी से बगावत करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास दो चीज़ें हुए जो इंग्लैंड के वो मतलब जो मसाइल के तौर पे आप ले सकते हैं। द यंगर जनरेशन ब्रॉट रिवोल्यूशनरी ऑर्डर एंड अटैक्ड द एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर। तो फिर क्या हुआ कि अब जो इस्टेब्लिश सोशल आर्डर आया कि मतलब अब इंग्लैंड ने इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारना है और इंग्लैंड ने इस तरीके से रहना है, तो उसने वो भी इसके खिलाफ हो गए। जब वो इसके खिलाफ हो गए, तो इनमें से दो लोग, बायरन एंड शेले, वो दोनों जो है वो मतलब शेले एंड बायरन जो है, दोनों जो है वो अगेन सोसाइटी आ गए, और उसने वो इंग्लैंड को जाने पे वो मजबूर, मतलब उसने इंग्लैंड छोड़ा, वो जलावतन हुए, और जो है वो इंग्लैंड को उसने ऐसे छोड़ा क्योंकि वो सोसाइटी के साथ फिट नहीं होते थे। फिट कैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मॉडर्निटी लाए, तो मॉडर्निटी के साथ उसके सोच के साथ कोई मुतफिक नहीं हुए, और आखिरकार वो जाने पे मजबूर हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा वो जो रोमांटिक एज का सेकंड पार्ट, और भी कुछ है तो आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।